हेलो बच्चों, पिछले क्लास से हम बाल राम कथा का तीसरा पाठ दो वरदान देख रहे हैं। इस पाठ में हमने देखा कि राम के विवाह के बाद राजा दशरथ अपनी एक इच्छा बताते हैं कि वे राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, उन्हें युवराज पद देना चाहते हैं। और इसके लिए जो सभी सभा के लोग थे, दरबारी लोग थे, सभी ने इस बात के लिए सहमति दे दी थी और इस प्रस्ताव का स्वागत किया था। और जल्द ही इस शुभ काम की शुरुआत हो गई थी। राम के राज्याभिषेक की शुरुआत हो गई थी, जो दूसरे दिन ही होने वाला था। और ये समाचार पलक झपकते ही सारे नगर में फैल गया था और ये सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। तब भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वे अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। यानी जो अयोध्या में चल रहा था उसके बारे में उन्हें जरा से भी भनक नहीं थी, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। तो इसके बारे में राजा दशरथ राम से इस पर चर्चा करते हैं और राज्याभिषेक के लिए तैयार करते हैं। और ये जो राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी वह रानी कैकेयी की दासी मंतरा देखती है, तो उसे लगता है कि कोई अनुष्ठान वगैरह होगा। लेकिन इतनी सजावट देखकर वह रानी कौशल्या की दासी से पूछती है कि ये सारी चहल पहल किसके लिए चल रही है, कौन सा कार्यक्रम है या कौन सा आयोजन होने वाला है। तब वह बताती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वही उत्सव है और कल राम राजा बनने वाले हैं। यहाँ तक हमने देखा था, तो आगे देखते हैं कि मंतरा क्या करती है। मंतरा जल भून गई, राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। मंतरा जो कैकेयी की दासी थी, जैसे उसने सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राम राजा बनने वाले हैं, तो उसे कुछ जलन हुई। उसे राम का जो राज्याभिषेक था वो एक षड्यंत्र लगा। उसे लगा कि राजा दशरथ कैकेयी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से, कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंतरा उसे अपना हित मानती थी। तो ये जो कैकेयी की दासी है मंतरा, वो बचपन से कैकेयी की दासी रही थी और उसका हित ही सबसे ऊपर मानती थी और यही उसका काम है, ऐसा उसे लगता था। वह कैकेयी की मुंह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। यानी दोनों का एक दूसरे पर बहुत भरोसा था, मंतरा का कैकेयी पर और कैकेयी का मंतरा पर। दोनों भी एक दूसरे की बातें मानते थे। क्रोध से आग बबूला मंतरा रनिवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वो हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा, उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो क्रोध से आग बबूला हो गई थी और वैसे ही वह मंथरा रनिवास की ओर भागी, जहाँ कैकेयी का कक्ष था। कैकेयी के कक्ष में गई, तब वो हाँफ रही थी, गुस्से से हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा उसका लाल हो गया था, भागने से उसकी सांस उखड़ आई थी और उसने उस हालत में रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह वो स्वयं को संभालते हुए मंतरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इसके पहले जाग जाओ। किसी तरह उसको खुद को संभालती, वो हाँफ रही थी, गुस्से से लाल हो गई थी, खुद को संभालती है और रानी से कहती है कि अरे मेरी मूर्ख रानी, तू सो रही है, तुझ पर कितनी बड़ी विपदा आने वाली है, कितना बड़ा संकट आने वाला है, ये तुझे पता नहीं है। ये समय जो है सोने का नहीं है, होश में आ जाओ। विपत्ति का पहाड़ टूट पड़े इसके पहले जाग जाओ, जाग जाओ, तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र चल रहा है। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंतरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतनी घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है, उन्होंने पूछा। तो जब रानी जग जाती है, नींद से चौंक कर उठ जाती है, तो मंतरा की बात तो उसकी समझ में नहीं आती। वो रानी उससे पूछने लगती है कि बात क्या है, तुम इतनी घबराई क्यों है, सब कुछ कुशल तो है। रानी ने पूछा, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। जब रानी कैकेयी मंत्रा से पूछती है, सब कुशल है ना, सब मंगल है ना, तब वह कहती है, कैसा कुशल कैसा मंगल, क्या लेकर बैठी हो, सब अमंगल होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि कल महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं और राम को युवराज पद देने वाले हैं। तो इस पर रानी कैकेयी कहती, ये तो बहुत शुभ समाचार है,
कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। जैसे ही राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राम युवराज होने वाले हैं, यह बात जब कैकेयी सुनती है तो वे कहती है कि ये तो बहुत शुभ समाचार है। वो खुश होकर क्या करती है कि अपने गले का हार निकालकर मंथरा को दे देती है और कहती है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ तुम शुभ समाचार लेकर आई हो। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। कैकेयी कहती है कि तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। मंथरा कहती है कि रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम कुछ सोच नहीं रही हो। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, तो राजा दशरथ तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसका सवाल है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। तो जो रानी कैकेयी ने मंथरा को हार दिया था, उसने दूर फेंका और कहा कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, मति मारी गई है, तुम राम की योग्यता के बारे में बोल रही हो, लेकिन राजा का षड्यंत्र तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। तो यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया है, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। मंथरा ने जैसे जहर फैलाना शुरू किया, जहर घोलना शुरू किया। वह कहती है कि ये षड्यंत्र ही है, राजा दशरथ ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया है, और कल सुबह राम का राज्याभिषेक है, भरत यहाँ नहीं है। राजा दशरथ ने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है, तो कल राज्याभिषेक है, इसके लिए भरत को बुलाया तक नहीं। इस तरह रानी के मन में वह जहर भरने का काम करती है। आगे देखते हैं और क्या होता है। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वो मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा जहर भरने का काम कर रही थी, कैकेयी को उकसाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब कैकेयी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। कैकेयी ने कहा, कैकेयी का जो स्वर था, कैकेयी की आवाज़ अब उग्र हो गई थी। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा कि राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, यानी जितना मैं भरत से प्यार करती हूँ उतना ही मैं राम से भी करती हूँ। वह मुझे माँ के समान मानते हैं, राम भी मुझे माँ के समान मानते हैं, और तुम्हें इसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इसमें ज़रा सा भी षड्यंत्र नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि राम ही राजा बनेंगे और राम के बाद भरत राजा बनेंगे, क्योंकि जो राजा होते हैं वह सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही बनते हैं। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा, समझो रानी। तो ये जो मंथरा को रानी कैकेयी फटकार रही थी, डांट रही थी, इसका प्रभाव उस पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए राजा दशरथ का आयोजन एक षड्यंत्र ही लग रहा था। वो रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ जाती है, रानी कैकेयी के निकट बैठ जाती है और उसकी ओर रानी की ओर देखते हुए कहती है कि तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन यानी तुम्हारे सामने जो संकट है वो नहीं दिखाई देता, तुम्हें दुख की जगह सिर्फ प्रसन्नता दिखाई देती है, और तुम्हारी जो बुद्धि है इस पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। हर तरीके से वह रानी के मन में मैल लाने का प्रयास कर रही थी। वह कहती है कि अगर राजा राम बने तो तुम कौशल्या की दासी बनकर रहोगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। तो वह मंथरा कैकेयी को हर तरीके से बताने की कोशिश कर रही थी कि तुम कहती हो कि राम राजा बने, इसमें प्रसन्नता है, लेकिन तुम्हें कौशल्या के दासी बनकर रहना पड़ेगा।
भरत को राम का दास बनकर रहना पड़ेगा, वह राजा कभी नहीं बनेंगे। और राम के बाद राजा कौन होगा? तो राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाल दे देंगे। तो ये मंत्रा कहती है कि जो अनर्थ होने वाला है उसे तुम सही मत समझो, इसे ऐसी मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला, वो राजा बन गए तो भरत को इस देश से ही निकाला जाएगा। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अब उसने ऐसे रानी के मन में जहर भरने का काम किया कि वह कहती है कि ये जो अनर्थ होने वाला है इसके बारे में सोचो। राम को राज मिला तो भरत को तिरस्कार झेलना पड़ेगा, और इस तिरस्कार से भरत को बचाने के लिए ऐसा कोई उपाय ढूंढो जिससे ये राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल जाना पड़े। अब देखो आगे क्या होता है। कैकई पर मंतरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वो पलंग से उठी तो पाँव सीधे नहीं पड़े। अब मंतरा की बातों का असर रानी कैकई पर होने लगा। उनका सिर चकराने लगा और वह पलंग से उठी तो पाँव सीधे नहीं पड़े, यानी वो लड़खड़ा रही थी कि सोच सोच कर अब उनकी भी हालत खराब हो रही थी कि क्या मंतरा कह रही है वो सब सही है। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया था। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंतरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। अब उनके आंखों में आंसू थे, उन्हें दुख हो रहा था, मन उनका भारी हो गया था। इतनी प्रसन्न रानी थी, अब उनके मन में कुछ क्रोध आ रहा था। जो मंतरा ने तर्क लगाए थे उन तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी थी। और वह मंतरा से कहती है कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कैकेयी ने अपने आंसू पूछते हुए मंतरा से कहा। अब रानी कैकेयी की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, तो मंतरा से पूछती है कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मंतरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। तो मंत्रा पलंग से उठती है और कैकेयी के पास जाकर खड़ी होती है और कहती है कि याद करो, कुछ समय पहले यानी कुछ सालों पहले महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। अब राजा दशरथ से अपने पूरे वचन पूरे करने के लिए कह दो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। तो वह 2 वरदान के स्थान पर दशरथ से वरदान मांगने के लिए कहती है कि एक वरदान की जगह तुम भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए कहो। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंतरा की बात ठीक लगी। पुत्र प्रेम के कारण अब मंतरा की बातों का असर कैकेयी पर होने लगा था। कैकेयी का चेहरा तमतमाया गया था। मंतरा की सारी बातें उन्हें सही लग रही थी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे। लेकिन रह रहकर उनके मन में एक ही प्रश्न आ रहा था कि ये 2 वरदान, इन वरदानों के बारे में दशरथ से कैसे कहें। उन्हें रणनिवास में बुलवाए या प्रतीक्षा करे। मंतरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, 2 वचन मांग लेना। तो अब रानी कैकेयी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों वरदान राजा दशरथ से कैसे कहे। तो ये जो रानी कैकेयी के मन की बात थी वो मंतरा के समझ में आती है। वह उनके मन की बात भांप लेती है और वह उनसे कहती है कि तुम मैले कपड़े पहनो, कोप भवन में जाओ। वहाँ दशरथ आएंगे तो उनकी ओर मत देखो, उनसे बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, वह तुम्हारा दुख जो है देख नहीं पाएंगे। और उसी समय जब वे तुम्हें पूछेंगे तो पिछली बातें याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। तो बच्चों, यहाँ तक आज हम ये पाठ देखते हैं और इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे कि वो 2 वचन राजा दशरथ पूरे करते हैं क्या, और रानी कैकेयी उन वचनों को कैसे राजा दशरथ को याद दिलाती है।
तब तक आपको वीडियो देखना है। धन्यवाद।